आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक ही दिया, इस बात के साथ कि ये तो बस शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत नहीं झुकेगा। एक उच्च स्तरीय बैठक पीएमओ में हुई जिसमें भारत के जवाबी कदमों पर चर्चा की गई। आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। ये टैरिफ का तमाशा भारत के बाजार, किसानों और व्यापारियों पर क्या असर डालेगा, कितनी नौकरियां जा सकती हैं, कहां काम ठप हो गया है और कितना घाटा होने वाला है, और सबसे ज़रूरी बात कि भारत की तैयारी क्या है इससे निपटने के लिए। क्या ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। बात हादसों की भी करेंगे। जम्मू में फिर से बादल फटा है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन हुआ, कई लोगों की जानें उसमें गई हैं, कई लोग घायल हैं, जीवन अस्त व्यस्त है। बिहार भी ले चलेंगे जहां आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ नजर आए। ईडी रेड की भी बात करेंगे जो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के यहां पड़ी, जवाब भी उस पर मिला। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी ललित टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K and Subharti University. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पहले एक जरूरी खबर। भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई इलाके प्रभावित हैं। खासतौर से जम्मू से आ रही खबरें अच्छी नहीं हैं। जम्मू में 26 अगस्त को भारी बारिश के बीच माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें अब तक 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसा अर्धकुंवारी के पास हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु हर रोज मां वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाते हैं। जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गिरे। घायलों को इलाज के लिए कटरा के अस्पताल पहुंचाया गया है। राहत बचाव कार्य चल रहा है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर अलर्ट मोड पर है। बारिश के बीच सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं को रस्सियों और बैरिकेडिंग की मदद से निकालते हुए दिखे। जम्मू शहर के सुजवान इलाके में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। जम्मू में ही एक और हादसा हुआ। डोडा जिले में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। 10-15 मकानों के बाढ़ में बह जाने की भी खबर है। स्थानीय लोग अपने घर छोड़कर के सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। जम्मू कश्मीर की कई नदियों और नालों में पानी का स्तर पहले ही बढ़ा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि रात तक इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों को नदियों, नालों और लैंडस्लाइड की आशंका वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। जम्मू में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रामबन इलाके में लैंडस्लाइड के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले एक पखवाड़े से बादल फटने की घटना लगातार जारी है। 14 अगस्त को किश्तवाड़ में बादल फटने से 65 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 17 अगस्त को कठुआ में प्राकृतिक आपदा में 7 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों के परिवार के लिए संवेदनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि मलबे में फंसे लोग जल्द से जल्द निकाले जाएं और मृत्यु का आंकड़ा और ना बढ़े। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। 25 अगस्त को उन्होंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से बुधवार से लगना शुरू हो जाएगा। कुल चुंगी मिलाकर के हो जाएगी 50%। डोनाल्ड ट्रंप मनमानी पर उतारू हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत झुकेगा नहीं, किसी भी हाल में किसानों और व्यापारियों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन बयानों से इतर बात गहरी है। भारत के ज्वेलरी, टेक्सटाइल, सी फूड और ऑटो सेक्टर पर असर पड़ना तय है। अमेरिका जाने वाले भारत के कुल निर्यात का 2/3 हिस्सा घट सकता है। मुनाफा कम होगा और नौकरियां जाएंगी। तो भारत की तैयारी क्या है, कैसे इस चुनौती से निपटा जाए? क्या अब भी अमेरिका से किसी समझौते की उम्मीद बची है? क्या हमें रूस और रूस के तेल से दूरी बनानी होगी और अमेरिका के लिए खेती, किसानी और डेयरी सेक्टर्स खोलने होंगे, या फिर छठे शाठ्यम समाचरेत की भाषा ही उचित है? इन सवालों के जवाब आगे तलाशेंगे। पहले आज की अपडेट। अमेरिका के टैरिफ से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और फाइनेंस और कॉमर्स मिनिस्ट्री के शीर्ष अधिकारी शामिल थे। इस बीच ये भी जानकारी आई है कि तिरुपुर, नोएडा और सूरत में कपड़े बनाने का कामकाज ठप हो गया है। इसके चलते फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी FIEO ने सरकार से अपील की है
सपोर्ट की और रणनीतिक कदम उठाने की। सरकार बैठकें कर रही है, फैसले क्या लिए जाते हैं देखना होगा। अब इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। पहली बात यह कि टैरिफ भला क्या है। सीधी परिभाषा पर जाएं तो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर जो चुंगी लगाता है वही टैरिफ है, सीमा शुल्क। जब कोई विदेशी कार, दवाई, अनाज, कपड़े किसी दूसरे देश में भेजे जाते हैं तो वहाँ की सरकार इस आयात पर टैक्स लगा देती है। नतीजा ये होता है कि विदेश से आया सामान महंगा हो जाता है। टैक्स कौन भरता है? वो भरते हैं जो सामान मंगवा रहे हैं। टैरिफ का मकसद है अपने देश के उद्योग धंधों को प्रोटेक्ट करना, लेकिन टैरिफ के साइड इफेक्ट्स भी जाहिरन होते हैं। टैरिफ से बड़े बड़े ट्रेड वॉर छिड़ सकते हैं, दुनिया भर के कारोबार में दिक्कतें आ सकती हैं, नौकरियों की कमी हो सकती है, आर्थिक मशीन के पुर्जे ढीले पड़ सकते हैं, टैरिफ लगाने वाले देश को भी नुकसान हो सकता है। तो जब गुंजाइश नुकसान की भी है तो ट्रंप ने टैरिफ लगाने की कसम क्यों खा रखी है, और उसमें भी भारत पर 50%, वो भारत जिसे वो अमेरिका का दोस्त कहते रहे हैं। ये समझने के लिए पहले समझते हैं कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से खरीदते क्या हैं। अमेरिका भारत से टेक्सटाइल, हैवी मशीनरी, फार्मा प्रोडक्ट, आभूषण और कीमती धातु मंगवाता है। इसके बदले भारत आईटी प्रोडक्ट्स जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट और एसेसरी, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, मेडिकल इक्विपमेंट और कृषि प्रोडक्ट्स मंगवाता है। अमेरिका की अमेजॉन, गूगल, वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में निवेश किया हुआ है। वहीं भारत की इन्फोसिस, विप्रो, टाटा जैसी आईटी कंपनियों ने यूएसए में अपना काम फैलाया हुआ है। इसके अलावा भारत की ट्रेंड लेबर फोर्स अमेरिका में भी काम करती है। अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स भी भारत में काम करते हैं। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-2024 में भारत ने अमेरिका को कुल 6,75,000 करोड़ रुपए का सामान बेचा और अमेरिका ने भारत को 3,54,000 करोड़ रुपए की चीजें बेची। यानी भारत ने अपनी चीजें अमेरिका को ज्यादा बेची। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस, और इसी से दिक्कत है डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ किंग बताते रहे। अप्रैल में इसी साल उन्होंने 26% टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया भारत पर, लेकिन फिर वो बात करने पर राजी हुए, बातचीत भी हुई, लेकिन कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकला। जानकार बताते हैं कि अमेरिका अपने कृषि और डेयरी उत्पादों पर जीरो टैरिफ चाहता है। भारत इसके लिए राजी नहीं है तो ट्रेड डील भी होती नहीं दिख रही है। डील नहीं होगी तो असर क्या होगा? जानकारों का मानना है कि टैरिफ के कारण अमेरिका को होने वाले निर्यात में 65 से 70% की कमी आ सकती है। अपनी स्क्रीन पर चल रही जो टेबल है उसको देखिए, उसमें उन सेक्टर्स का जिक्र है जिन पर असर ज्यादा पड़ेगा। आंकड़े फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के हैं और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव नाम की जानी पहचानी संस्था से लिए गए हैं। ज्वेलरी 87,000 करोड़ का निर्यात, टेक्सटाइल 73,000 करोड़ रुपए का निर्यात, सी फूड का सेक्टर 17,500 करोड़ रुपए का निर्यात, ऑर्गेनिक केमिकल्स 23,000 करोड़ रुपए का निर्यात, कारपेट्स 10,000 करोड़ रुपए। इसी तरह स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, मशीनरी जैसे सेक्टर्स पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि निर्यात में, एक्सपोर्ट में इनकी हिस्सेदारी 30 से 50% तक है। बात चाहे सूरत के डायमंड पॉलिशिंग हब की हो, या तमिलनाडु में चल रहे टेक्सटाइल उद्योग की, या फिर पुणे और गुरुग्राम के ऑटो हब्स, या कोच्चि से लेकर विशाखापत्तनम तक सी फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स, हर तरफ चिंता की लकीरें उभरी हुई हैं। एक्सपर्ट से समझते हैं। इसमें जो नए टैरिफ्स लग रहे हैं और इफेक्ट में आ रहे हैं, उससे इंडिया की जो ट्रेड है यूएस के साथ, उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। जो आंकड़े हम लोगों के सामने आ रहे हैं वो ये है कि रफली हम लोग $87 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे यूएस को, वो कम होके सिर्फ $50 बिलियन तक रह जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि टैरिफ्स जो हैं हमारे यहाँ के जो वस्तुएं हैं उनका प्राइस बढ़ा देगा और यूएस के लोग अब उसे नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो उनके लिए महंगी हो जाएगी। और अमेरिका ने इस ढंग से टैरिफ्स बनाए हैं कि जो चीज़ें उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए, जैसे फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ वगैरह हुई या स्मार्टफोन्स हुए, उस पे ये टैरिफ नहीं लगेंगे। ये उन चीज़ों पे लग रहा है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें एक्सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि टेक्सटाइल्स, एपरल्स, कपड़े, फिश, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें जिनमें हमारे यहाँ बहुत सारे लोग लग के बनाते हैं, इन्हें मशीनों से नहीं बनते, और मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, प्रॉफिट्स मार्जिन बहुत कम होते हैं, तो वो झेल नहीं सकते ये हिट। और रफली 2/3 हमारे ऐसे एक्सपोर्ट्स जो हैं सब हिट हो जाएंगे।
और इससे फायदा उन कंट्रीज को होगा जो जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, मेक्सिको, जो इनमें हमसे compete करते हैं, और उन सबको फायदा होगा और हमारा काफी नुकसान होगा। हमारा जो हम ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते थे, मतलब हम जितना एक्सपोर्ट करते थे उससे कम इंपोर्ट करते थे, और वो जो है मार्जिन काफी शार्पली कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10 बिलियन के अराउंड रह जाएगा, तो काफी नुकसान होगा। इनसे इतर कुछ सेक्टर्स को टैरिफ से छूट भी दी गई है, मसलन आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। हालांकि धमकियां इन सेक्टर्स के लिए भी मिल चुकी हैं। ऐसे में भारत की तैयारी क्या हो, 5 बिंदुओं में इसको भी समझते हैं। यूरोप और एशिया के देशों में इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ रही है, भारत इन बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। पीएलआई स्कीम्स के तहत इंजीनियरिंग गुड्स की घरेलू लागत कम की जा सकती है ताकि हमारी कंपनियां अमेरिकी कंपनियों को टक्कर देती रहें। अगर फार्मा प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाए जाते हैं तो भारत यूरोप और लैटिन अमेरिका का रुख कर सकता है। इन बाजारों में जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़ रही है। यूरोप के बाजारों में डायमंड्स के साथ अन्य कीमती धातुओं की मांग भी बढ़ रही है, भारत वहां पर निर्यात कर सकता है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में घरेलू ब्रांड्स और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना होगा। एक और जरूरी बात, भारत पर टैरिफ थोपते हुए ट्रंप ने बार बार रूस के तेल का जिक्र किया। पीटर नवारो जैसे ट्रंप के सहयोगियों ने अमेरिकी मीडिया संस्थानों में लेख लिखे कि भारत ही तेल खरीदकर यूक्रेन पर जंग को फंड कर रहा है। भारत सरकार ने इस नैरेटिव को बार बार नकारा, कहा कि अमेरिका सहित पूरा पश्चिमी यूरोप रूस से कहीं ज्यादा ट्रेड कर रहा है, ये बस एक बहाना है भारत पर टैरिफ लादने का। भारत ने संकेत दिया कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से तय करेगा कि तेल कहां से खरीदना है। लेकिन इस बीच कुछ खबरें छपी हैं। बताया गया है कि भारत के रिफाइनर्स रूस से तेल खरीदने में कटौती पर विचार कर रहे हैं। जुलाई और अगस्त के महीनों में ये थोड़ी सी कटौती देखी भी गई है। हालांकि इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि बहुत छोटी कटौती है, जैसे हर दिन 18 लाख बैरल की जगह 16 लाख बैरल, और ये भी इसलिए क्योंकि डिस्काउंट में कुछ कमी आई है। इसका कारण अमेरिकी दबाव नहीं है, लेकिन इस कटौती से एक मैसेजिंग भी दी जा रही है, यही कि अगर अमेरिका कोई ट्रेड डील करता है तो और भी कटौती की जा सकती है। भारत अभी रूस से करीब 35% तेल खरीद रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सस्ते दामों में मिले इस तेल ने एक तरह की स्थिरता दी, लेकिन बदली हुई परिस्थितियां और संभावित मैसेजिंग इस समीकरण को बदल सकते हैं। समझते हैं एक्सपर्ट से। एक चीज है कि हम रशिया से ऑयल लेना कम कर दें। अब 2-4 साल पहले तक हम सिर्फ 3% अपना ऑयल रशिया से लेते थे, अब हम 30% के ऊपर लेते हैं, तो एकदम से बदलना उसे आसान भी नहीं है। दूसरा दिक्कत यह है कि अगर हम बदलेंगे, किसी और स्रोत के पास जाएंगे, पुराने स्रोतों के पास जाएंगे, तो हो सकता है प्राइसेस ज़्यादा हो। रशिया से हमें सस्ता में मिलता था, ऑल्दो कंज्यूमर्स तक शायद वो बात आती नहीं है, वो कहीं और पैसा अटक जाता है, लेकिन ओवरऑल हिट होगी फाइनेंसेस पे हमारे। दूसरा ये है कि अगर हम रशिया से लेना बंद करेंगे तो हमारे टाइज, हमारी रिलेशनशिप रशिया के साथ खराब होंगी, राइट। यूएस से तो खराब हो ही गई हैं, रशिया से भी खराब हो जाएंगी। और पॉलिटिकली ये हमारी वीकनेस दिखाता है, बोथ इंडिया की वीकनेस इन अ ग्लोबल सिस्टम और प्राइम मिनिस्टर मोदी की वीकनेस विद इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वो दिखा सकता है। तो एक ऑप्शन ये है कि हम ऑयल रशिया से कम लें, लेकिन उसके ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। दूसरा ये है जो टिपिकली होता है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स में, गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर देती है, कहती है अच्छा हम आपको ऋण दे देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे देते हैं, आपको जो आपको टैक्सेस देने हैं या वो देने हैं वो आपको 90 दिन की आपको माफ़ी दे देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा देती है या हिट लेती है तो वो घूम फिर के हम सब के पास आएगा, हम सब टैक्स पेयर हैं, हमारा ही पैसा है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट का अपना पैसा नहीं है। और अगर वो नहीं भी करती है तो कितने समय तक वो एक्सपोर्टर्स को हेल्प कर सकती है अगर ये सिस्टम बना रहा। तीसरी चीज है जो मोदी जी ने कहा है कि स्वदेशी करो, स्वदेशी बेचो, लेकिन एकदम से ओवरनाइट आप स्वदेशी नहीं हो सकते। उसका रीजन ये भी होता है कि आपके पास हो सकता है वो इक्विपमेंट ना हो। तो स्वदेशी तो इसी बात के लिए है ना कि हम बाहर की चीज ना खरीदें, लेकिन जो बाहर के लोग हमारी चीज नहीं खरीद रहे हैं उसका स्वदेशी से इलाज नहीं है। ये तो थी भारत पर असर की बात। अमेरिका पर क्या असर हो रहा है? ट्रंप ने भले ही सोचा है कि टैरिफ के बलबूते अमेरिका को ग्रेट अगेन बना देंगे, लेकिन
हो कुछ और रहा है। ट्रंप ने सोचा कि टैरिफ लगाकर अमेरिका का खजाना भर देंगे, लेकिन वहां की जनता को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इंडियन टेक्सटाइल, चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, कनेडियन लंबर, ये सब अमेरिका में महंगे हो गए हैं। पहले यहाँ किसी चीज़ के लिए $100 चुकाने पड़ते थे, उसके लिए अब $118 देने पड़ रहे हैं और इसकी वजह से बढ़ रही है अमेरिका में महंगाई। अमेरिका के बिजनेस भी परेशान हैं, नौकरियां भी घट रही हैं। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के बजट लैब के अनुमान के मुताबिक अमेरिका में औसत टैरिफ रेट 18.3% हो चुका है। इसके पहले 1909 में अमेरिका में औसत टैरिफ रेट 21% था, यानी मौजूदा टैरिफ 100 साल में सबसे ज़्यादा है। बढ़े हुए टैरिफ की वजह से अमेरिकी परिवारों को इस साल औसतन $2400 यानी 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ेगा। पहले वो जो विदेशी सामान $100 में खरीद रहे थे, अब उसके लिए उन्हें $118.3 चुकाने होंगे। बजट लैब के मुताबिक टैरिफ से अमेरिका की जीडीपी 0.5% गिर सकती है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की $28 ट्रिलियन की इकोनॉमी को एक साल में $140 बिलियन का नुकसान होगा। भारतीय रुपए में ये 11.6 लाख करोड़ है। लेकिन अमेरिका का नुकसान अमेरिका खुद देखे, वहाँ के लोग देखें कि उन्होंने किसको गद्दी पर बिठाया है। हम अपनी बात करते हैं। जब से ट्रंप के टैरिफ का ये प्रहसन चल रहा है, तब से ये कहा जा रहा है कि भारत के पास आपदा में अवसर है। और क्या ही है अवसर? हमारी नज़र पड़ी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुचेता दलाल के एक लेख पर, जो छपा है मनी लाइफ में। सुचेता कहती हैं कि ये भारत के लिए व्यापक आर्थिक सुधारों का सही मौका है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान बनाया जाए, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए सिंगल विंडो मंजूरी वाली व्यवस्था बने, एक्सपोर्ट को और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए टैक्स में कटौती की जाए, टूरिज्म और वीज़ा प्रोसेस में तेज़ी लाई जाए। सुचेता लिखती हैं कि भारत को बड़े आर्थिक सुधारों की ज़रूरत है ताकि नियमों का बोझ कम हो, मनमानी कार्रवाइयाँ रुकें और सबसे ज़रूरी भ्रष्टाचार रुके। एक और ज़रूरी बात है, भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़े, प्रति व्यक्ति आय। लोगों के हाथ में पैसे होंगे तो बाजार मजबूत होगा और एक मजबूत बाजार वाले देश को धमकियां नहीं दी जा सकती। इन्हीं उम्मीदों के साथ बड़ी खबर को विराम देते हैं। अब सुर्खियों की बारी। पहली खबर, बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा में अब 2 नई एंट्रीज हुई हैं। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यात्रा में शामिल हुए। प्रियंका आज यानी 26 अगस्त को सुपौल पहुंची। अब अगले 2 दिनों तक वो बिहार में रहेंगी। आते ही प्रियंका ने बीजेपी जेडीयू पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट समेत हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी, जेडीयू सरकार जनता का वोट चुरा करके सत्ता में बने रहना चाहती है। बिहार के सासाराम में 17 अगस्त से शुरू हुई यात्रा का 10वां दिन था आज। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1300 किलोमीटर की इस यात्रा में विपक्ष का प्लान 23 जिलों की 50 विधानसभा सीटों तक पहुंचने का है। मीडिया की रिपोर्ट्स और राजनीति के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि प्रियंका को इस वक्त वोट अधिकार रैली में उतारना एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। आज हरितालिका तीज का व्रत है, जिसमें शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार में काफी पॉपुलर है। इस मौके पर प्रियंका का बिहार पहुंचना महिला वोटर्स को साधने की एक कवायद माना जा रहा है। इसके अलावा वे जिन इलाकों में रोड शो करने जा रही हैं वो कभी कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, लेकिन बीते कुछ साल में एनडीए ने इसमें सेंध लगा दी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका अब पार्टी की खोई हुई जमीन वापस दिला सकती हैं। अगली सुर्खी, एक नई सुबह और ईडी की एक नई रेड। इस बार नाम था सौरभ भारद्वाज का। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब सौरभ कैबिनेट मंत्री थे। शहरी विकास और जल मंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। सो अब सौरभ ईडी की तलाश के केंद्र में हैं। उनके घर सहित 13 जगहों पर ईडी ने तलाशी ली। मामला जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोप से। 2018-19 में 24 अस्पतालों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में 5590 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आरोप ऐसे हैं कि कहीं कहीं प्रोजेक्ट्स में देरी हुई और कहीं लागत में अनएक्सप्लेन्ड बढ़ोतरी हो गई और कहीं से आए पैसों की हेराफेरी के आरोप भी लगे। इसकी शिकायत अगस्त 2024 में तत्कालीन विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दर्ज कराई थी। आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ हुई छापेमारी पर पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल का बयान आया। उन्होंने एक्स पर लिखा, सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस छापेमारी को पूरी तरह से फेक बताया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए
सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे, वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है। सौरभ भारद्वाज के घर हुई छापेमारी पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय बोले, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 18-19 में 5590 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी, जिसमें 24 अस्पतालों के अंदर आईसीयू का निर्माण करना था, पॉलीक्लिनिक बनाने थे, अन्य साधन खरीदने थे और अस्पतालों का जनता के लिए मॉडर्नाइजेशन होना था। जब एजेंसी ने इनको पाया तो इसमें देरी के कारण तमाम भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ, परियोजनाओं में देरी हुई, उससे परियोजना की लागत बढ़ी और भ्रष्टाचार पूरी तरह से एजेंसी ने इसमें पाया है। और इसी के तहत आज एसीबी ने और ईडी ने इन पर कार्रवाई की है। आपको याद होगा, चाहे वो शीश महल बना, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट था, चाहे स्कूलों के बच्चों के लिए कमरे बनने थे, चाहे वो जल बोर्ड था, यानी अब जहां जाइएगा वहीं भ्रष्टाचार पाइएगा। ये पूरी तरह पार्टी भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है। तो आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।